हाय दोस्तों, मैं सुबोध कुमार आपका स्वागत करता हूं आपका अपना YouTube चैनल जिसका नाम है जीके भारत बिहार। तो आज हम पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पाठ, नीति निर्देशक तत्व DPSP। नीति निर्देशक तत्व जिसे अंग्रेजी में शॉर्ट में DPSP कहा जाता है। तो बने रहिएगा, क्या है DPSP, क्या है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, दोनों तो एक ही है। तो आइए हमारे साथ बने रहिए, वीडियो लास्ट तक देखिएगा। अगर मैं इसे आपको याद नहीं करवा पाया तो मेरा पढ़ाना बेकार है। मजबूर कर देंगे हम आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए। बस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा मेरे साथ। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले यह देखना है कि संविधान सभा के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या था, क्योंकि जड़ वहीं से शुरुआत होता है। एक मौलिक अधिकार और दूसरा राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो मौलिक अधिकार अर्थात संविधान का जब निर्माण हो रहा था तब संविधान सभा के जो सलाहकार थे BN राव के द्वारा जो है सलाह दिया गया था कि मौलिक अधिकार जो है दो टाइप का होगा। एक तो ऐसा टाइप होगा जो कि तत्काल लागू कर दिया जाएगा तथा न्यायालय में परिवर्तनीय होगा, और दूसरा ऐसा होगा जो कि राज्य सरकार पे छोड़ दिया जाएगा और वह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं होगा। उनकी इन विचारों को जो क्या होता है दोस्तों, संविधान सभा के द्वारा मान लिया जाता है, क्योंकि बातें तो अच्छी थी। लेकिन मौलिक अधिकार के नाम से एक को रखा गया, जबकि दूसरे को जो सरकार राज्य सरकार पे थोपा गया था उसका नाम मौलिक अधिकार ना बल्कि नीति निर्देशक तत्व अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व DPSP के नाम से रखा गया। तो आइए देखते हैं बोर्ड पे। संविधान सभा के सलाहकार कौन? BN राव। ठीक है, बेनेगल नरसिम्हा राव। क्लियर? तो BN राव के द्वारा क्या कहा गया कि दो प्रकार का मौलिक अधिकार होगा। एक जो होगा मौलिक अधिकार जो तत्काल लागू होगा तथा यह न्यायालय में परिवर्तनीय होगा, और ना अगर इसका जो है हनन होता है तो आप न्यायालय में चुनौती कर सकते हैं। लेकिन दूसरा जो था जिसका नाम DPSP रख दिया गया। DPSP का मतलब होता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्लियर? अर्थात यहाँ पे ध्यान देना दोस्तों, यहाँ पे हमारे जो संविधान में है उसमें स्टेट लगा हुआ है, चूंकि यह लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। बस चेंजिंग है कि स्टेट की जगह वहां पर सोशियल लगा हुआ है। क्लियर? तो इसमें क्या था कि DPSP जो मौलिक अधिकार तुरंत, यह जो DPSP तुरंत लागू नहीं होगा। यह क्या होगा कि राज्य सरकार के पास जब उपलब्ध संसाधन हो जाएगा, राज्य सरकार जब खुद यह तत्व को लागू करने के लिए सक्षम हो जाएंगे, तब वो लागू कर सकते हैं। आप उन्हें लागू करने के लिए जबरदस्ती नहीं कर सकते कि हाँ ये तत्व आपको लागू करना होगा या नहीं। अर्थात मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व में सबसे मजबूत अंतर क्या है कि मौलिक अधिकार अगर आपका हनन होता है तब आप अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जा सकते हैं। वहां पे आपकी बातों को सुना जाएगा और न्यायालय जो है इसका फैसला भी देगा। लेकिन अगर DPSP में राज्य की नीति निर्देशक तत्व में अगर कोई आपको दिक्कत बुझाता है, समझ में आता है, तो न्यायालय में आप नहीं जा सकते, क्योंकि यह शुरू से ही कह दिया गया है कि राज्य सरकार के पास जिस तरह से क्षमता अपने सक्षम में बढ़ोतरी होगी तब ये लागू करेंगे, आप उनसे जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठीक है, तो मौलिक अधिकार में न्यायालय जा सकते हैं और DPSP में आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यही है दोस्तों दो चीज की नकारात्मक और सकारात्मक बात। कहने का मतलब है कि मौलिक अधिकार जो है नकारात्मक है। ठीक है, क्योंकि वह उसके लिए क्या होगा, सरकार पे आप दबाव डाल सकते हैं, इसीलिए उस पर नकारात्मक में रखा गया है। और DPSP है जो क्या है, सकारात्मक है, इसमें आप सरकार पे दबाव नहीं बना सकते। तो नकारात्मक मौलिक अधिकार, सकारात्मक पूछे तब नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व क्या है, अपरिवर्तनीय है। जैसे आपात स्थिति में क्या होता है कि मौलिक अधिकार को निलंबित कर दिया जाता है, लेकिन नीति निर्देशक तत्व
को आप निलंबित नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये तो डिफरेंस हो गया। सबसे बड़ी आलोचना है नीति निदेशक तत्व का क्या? सबसे बड़ी आलोचना है कि न्यायालय में परिवर्तनीय यह नहीं है। न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है। डीपीएसपी के लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते। एकदम दिमाग में इसको सेट कर लीजिए। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सबसे पहले यहां से क्वेश्चन निकलना शुरू हो जाता है। डायरेक्टली पूछा जाता है कि बताइए कि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक का संबंध संविधान के कितने भाग से, भाग नंबर क्या है? तो भाग 4 में इसका वर्णन किया गया है। क्लियर? भाग 4 में इसका वर्णन है नीति निर्देशक तत्व का। उसके बाद आपसे पूछेगा कि अनुच्छेद में अर्थात नीति निर्देशक तत्व का जो संबंध है किस अनुच्छेद से है? तो 36 से 51 तक, बीच में नहीं। 36 से 51 तक, 36 में भी है 51 में भी है। क्लियर? अर्थात 36 से लेके 51 तक जो भी तथ्य दिए गए हैं उसका जो संबंध है राज्य के नीति निर्देशक तत्व से है। अब इसको किस तरह से याद रखना है? क्योंकि अभी वर्तमान में हमारे देश में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। अब दोनों को जोड़ दीजिए, 28 और 8 कितना होता है? 36 होता है। अच्छा, 36 यहां से पकड़ लेना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व का संबंध है। तो राज्य 36 से 51 हो जाएगा। भाग 4 के बारे में हम पिछले बार वीडियो में बता चुके हैं। भाग का वीडियो जो लोग दोस्त नहीं देखे हैं, मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया हूं, वहां से आप जाकर वो जरूर देखें। भाग 4 को किस तरह से याद रखना है कि नीति ऐसा बने जो कि चले। नीति बने जो कि चले। चले का मतलब 4 और नीति के मतलब हो गया नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? तो भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, अनुच्छेद पूछेगा तो 36 से 51 तक। अब आइए कि यह जो है अगला सवाल बनता है कि किस देश के संविधान से लिया गया है? तब लगाना है आयरलैंड के संविधान से। इसको किस तरह से याद रखना है कि नीति निर्देशक आया, नीति निर्देशक आया है तो आयरलैंड हो जाएगा यहां से। क्लियर? इससे 2 सवाल और अगर एग्जामिनर आपको क्वेश्चन घुमाना चाहेगा तो किस तरह से आपको घुमा के पूछेगा? एक तो बाह्य स्रोत और एक आंतरिक स्रोत। ठीक है? अगर पूछ दे कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, डीपीएसपी का बाह्य स्रोत क्या है? बाह्य स्रोत अगर पूछे तो आंसर लगाना है आयरलैंड। लेकिन वहीं पे अगर आंतरिक स्रोत पूछ दे तब आंसर लगाना है भारत शासन अधिनियम 1935। अधिनियम आंतरिक स्रोत, बाह्य स्रोत आयरलैंड। क्लियर? अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। डीपीएसपी का जो है क्या क्या सिद्धांत है? डीपीएसपी का मतलब तो समझ गए, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। इसका जो है सिद्धांत कौन कौन है? तो 3 सिद्धांत आपको याद रखना है। आर्थिक, सामाजिक और प्रशासनिक या राजनीतिक सिद्धांत। क्लियर? आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक सिद्धांत। क्लियर है? अब बात आ गई दोस्तों कि डीपीएसपी में जो है सिद्धांत को रखने की क्या उद्देश्य थी, अर्थात डीपीएसपी का क्या उद्देश्य था? तो यहां से 2 प्रकार से पूछा जाता है कि अगर पूछ ले कि डीपीएसपी में सिद्धांतों का क्या उद्देश्य था तब आंसर लगाना है। शामिल करने का क्या उद्देश्य था तब आंसर लगाना है क्या? अगर पूछ दे कि मुख्य उद्देश्य क्या है, ध्यान देना दोस्तों, डीपीएसपी में सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य, एक पूछेगा मुख्य उद्देश्य और एक पूछेगा मुख्य बिना लगाए हुए। जैसे अगर पूछ दे कि मुख्य उद्देश्य क्या था तब लगाना आंसर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। क्लियर? डीपीएसपी में सिद्धांतों को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या था तब आंसर लगाना है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगर मुख्य ना लगा रहे, केवल इसी तरह से पूछ दे कि केवल उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है, तब उद्देश्य क्या है? सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र की स्थापना करना। ध्यान देना है दोस्तों, यहां से क्वेश्चन पूछता है कि मुख्य उद्देश्य क्या है तब आंसर लगाना है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। ठीक है? मुख्य उद्देश्य क्या था। अब पूछ देगा कि क्या उद्देश्य है
तब यह आंसर लगाना है सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्लियर है? अब आए देखते हैं हमारे संविधान में जो कि है कितने प्रकार के न्याय है, न्याय का क्या क्या आधार है, इसको जरा सा समझ लेते हैं। न्याय के संबंध में 3 आधार को आपको याद रखना है दोस्तों। अगर आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ रहे हैं तब आपको सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक को रट लेना है, क्योंकि इसी से सारा क्वेश्चन घुमा हुआ रहता है। ठीक है? न्याय के संबंध में कितने आधार? 3 आधार, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर? सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। अब आइए देखते हैं, अगर पूछ ले कि लोकतंत्र स्थापना के कितने आधार, तब आंसर लगाना है 2 आधार। लोकतंत्र स्थापना के कितने आधार? 2 आधार। कौन कौन? सामाजिक और आर्थिक। अब बताइए हाँ राजनीतिक कहां चला गया? तो यही जो है तीसरा न्याय जो है मौलिक अधिकार में डाल दिया गया। इसीलिए नीति निर्देशक तत्व में सिर्फ 2 आधार, सामाजिक और आर्थिक को याद रखना है। कभी अवसर में दोनों रहे तो आपको ध्यान देकर आंसर लगाना है कि राजनीतिक तो चला गया मौलिक अधिकार में, अब इसमें लोकतंत्र स्थापना के मात्र 2 ही आधार है बचे हैं, सामाजिक तथा आर्थिक। क्लियर? न्याय देखिए दोस्तों 3 अक्षर का न्याय है, 9 1 2 3। तो न्याय के संबंध में कितने आधार? 3 आधार, सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक। क्लियर? तथा लोकतंत्र स्थापना के कितने आधार? तो 2 आधार, सामाजिक और आर्थिक। क्लियर? अब आइए देखते हैं सॉरी डीपीएसपी के सिद्धांतों को बैंक की डीपीएसपी के आए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है कि डीपीएसपी के सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक, यहां से सिर्फ इतना रखना है कि चेक किसने कहा, तो केटी शाह ने कहा। चेक को केटी शाह। क्लियर? इस तरह से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या बनेगा, यहां से क्वेश्चन यहां ये भी याद रखना है दोस्तों कि जब आयरलैंड के संविधान से तो हमने लिया, तब आयरलैंड जो है किस देश के संविधान से लिया होगा, याद रख लीजिए, क्योंकि आयरलैंड जो लिया है स्पेन के संविधान से। अब देखना है क्वेश्चन यहां बनेगा कि डीपीएसपी के सहज अध्ययन के लिए कितने भागों में बांटा जा सकता है, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व का सरल अध्ययन के लिए, सहज अध्ययन के लिए आप कितने भागों में बांट सकते हैं, तो 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन? समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। क्लियर? समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। क्लियर? हालांकि डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व में सबसे ज्यादा अगर किसी का विचार लिया गया है तो गांधीवादी विचार को सम्मिलित ज्यादा किया गया है, क्योंकि जो इच्छाएं गांधी जी का मौलिक अधिकार में पूरा ना हो सका, उनकी सारे इच्छाओं को जो है नीति निर्देशक तत्व में डाल दिया गया है। जैसे पंचायत, शराब बंद करवाना आदि, ऐसे जितने भी उनकी इच्छाएं थी जो कि मौलिक अधिकार में नहीं डाला जा सका, वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व में डाला गया है। इसीलिए गांधी जी के विचारों से राज्य के नीति निर्देशक जो है ज्यादा प्रभावित है। क्लियर? यहां से देखिए अगला क्वेश्चन आता है, केशवानंद बनाम केरल राजवाद है। इसको ध्यान रखना है दोस्तों, क्योंकि समय के अंतराल में क्या होता है कि न्यायालय के द्वारा कभी मौलिक अधिकार को उच्च बना दिया जाता है, कभी राज्य के नीति निर्देशक तत्व को उच्च मान लिया जाता है, तो इसको याद करना है। केशवानंद बनाम केरल राजवाद, इतना बड़ा नाम आपको याद नहीं रखना है, सिर्फ याद रखना है केशवानंद, वहां से काम हो जाएगा। केशवानंद केरल राज, यह जो मामला आया 1973 में। कब? 1973, 1973 में यह मामला आया। इस मामले में न्यायालय के द्वारा फैसला दिया गया कि मौलिक अधिकार उच्च है, न कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व। क्लियर? तब कहा ठीक है, मौलिक अधिकार तो श्रेष्ठ बन गया, राज्य के नीति निर्देशक कहां बैठने वाला था, वो आ गया 42वां संविधान संशोधन 1976। 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि नहीं,
मौलिक अधिकार श्रेष्ठ नहीं है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। क्लियर? केशवानंद बनाम बोला मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, 42वां संविधान संशोधन बोल रहा है कि नहीं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। अब हो गया दोनों में झगड़ा। तब 1980 में एक आता है मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद याद रखना है आपको दोस्तों, ये तीनों आपको याद रखना है डेट के साथ। मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा गया कि नहीं, ये दोनों क्या है, ना तो मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, ना ही राज्य के नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, ये एक दूसरे के बीच क्या है, संतुलन है। दोनों में कोई श्रेष्ठ नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यह किस में कहा गया, मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में कहा गया। आइए एक ट्रिक के माध्यम से इसको याद कर लेते हैं। आइए, केशवानंद बनाम। अभी हमने पढ़ा है दोस्तों कि मौलिक अधिकार का अगर हनन होता है तो आप जाकर न्यायालय में जा सकते हैं। तो न्यायालय में तो आप बैठने नहीं जाइएगा, क्या करने जाइएगा, केस करने जाइएगा। ठीक है, आ गया यहां से आंसर। केस, यहां से केस पकड़ लेना है, केस से केस भी हो गया, यहां से केरल भी हो गया। तो केसवा, तो केस करेंगे क्या हनन होने पर, मौलिक अधिकार हनन होने पर। अर्थात केशवानंद बनाम में कहा गया कि मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है। क्लियर? तब यहां मौलिक अधिकार श्रेष्ठ हो गया और यही दोनों के बीच झगड़ा था, मौलिक अधिकार और डीपीएसपी के बीच झगड़ा था। तो मौलिक अधिकार हो ही गया केशवानंद में। अब आइए, तो 42वां संविधान एक बचा है, तो इसमें डीपीएसपी लगा देना है कि 42वां संविधान संशोधन 1976 में कहा गया कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उच्च है। दोनों में हो गया झगड़ा, दोनों पहुंच गया। तीसरा फैसला 1980, 1973, 3 जोड़िए 1976, फिर 4 जोड़िए 1980। क्लियर? मिनर्वा मिल्स, इन दोनों का झगड़ा पहुंचा मिल में। यहां देखिए दोस्तों, मिल से लिखा हुआ, याद इसी तरह से होगा। मिल्स में पहुंचा का, ठीक है। आओ आज दोनों को पीस देते हैं। मिल में पिसाया, ना मौलिक अधिकार श्रेष्ठ है, ना नीति निर्देशक तत्व श्रेष्ठ है। क्या है कि दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक है। क्लियर? मिल में दोनों को पीस दिया, कहा कि चलो क्लियर हो जाएगा, ना तुम बड़े हो ना ये बड़ा है, दोनों क्या है, एक दूसरे के पूरक है। ठीक है, दोनों के बीच क्या है, संतुलन है। यहाँ मिल्स में याद रखना है दोस्तों 1980, इसमें फैसला क्लियर कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था मात्र लैंग्वेज वाला क्वेश्चन, अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व को अगर नहीं समझेंगे आप बढ़िया से, तब आपका जो है लैंग्वेज वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा। अनुच्छेद का तो पूछा ही जाता है, लेकिन हमने यह राज्य के नीति निर्देशक तत्व का पार्ट 1 बनाए हैं, जो कि जिसमें सिर्फ लैंग्वेज पर आधारित क्वेश्चन, अर्थात आपके समझ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो यहाँ पे हमने बताने की कोशिश की है। इसके बाद में जब दूसरा पार्ट बनाऊंगा तो उसमें अनुच्छेद को बहुत ही आसान तरीके से, आसान भाषा से में आपको समझाएंगे और याद भी करवा देंगे, क्योंकि याद कराने की गारंटी मेरी है। आइए देख लेते हैं एक बार अनुच्छेद 36 से 51 भाग 4, नीति ऐसा हो कि चलना चाहिए। कहां से लिया गया, आया है आयरलैंड के संविधान से। और आयरलैंड कहां से लाया है, तो स्पेन के संविधान से। ठीक है, न्याय के संबंध में कितने आधार, 3 आधार, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। लोकतंत्र के आधार स्थान पर स्थापना के कितने आधार, तो सामाजिक और आर्थिक। क्लियर? सहज अध्ययन के लिए 3 भाग, समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी। गांधी जी के विचार का सबसे ज्यादा प्रभाव इस पे दिखता है। इसकी सबसे बड़ी आलोचना क्या है कि यह न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, आप न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। इसके लेकर केशवानंद बनाम केस करेंगे मौलिक अधिकार, अच्छा मौलिक अधिकार श्रेष्ठ 1973, 42वें संविधान संशोधन 1976, डीपीएसपी। दोनों का झगड़ा मिल में चला गया, मिनर्वा मिल्स पिसाकर आंसर क्या आया, दोनों एक दूसरे के क्या है, पूरक। क्लियर हो गया? मुख्य उद्देश्य क्या है,
लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। मुख्य लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। केवल उद्देश्य तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। क्लियर? तो ठीक है दोस्तों, आज पार्ट 1 यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर आते हैं नेक्स्ट पार्ट, इसका पार्ट 2 जो कि इसका अनुच्छेद से संबंधित होगा। तो चैनल पर नए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक शेयर खूब करिए और कमेंट जरूर करिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, आपको याद हुआ या नहीं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।